So very warm welcome to all of you on your channel Unacademy UPSC हिंदी। मेरा नाम अखिलेश है बच्चों, और हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतरिक्ष अनुसंधान को पढ़ रहे हैं। और काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इत्यादि जो भारत ने अचीव किया है उसके बारे में चर्चा की, और उसके जो भी टेक्निकल टर्म्स थे उससे हम लोग अवगत हुए। चलिए आइए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम लोग ज़रा देखें कि भारत ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट में किस प्रकार से प्रगति की है। तो बच्चों, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन है, अगर हम उसके इतिहास की बात करें तो शुरुआत होती है एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, प्रायोगिक संचार उपग्रह। उसका नाम है एप्पल, और ये 1981 में लॉन्च होता है। और यहीं से कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम के लॉन्च होने की शुरुआत होती है, और जो चलते चलते आज GSAT-30 तक पहुंच गई है। आज हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन, हाई स्पीड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सब कुछ है हमारे पास, और वो सारा कुछ इसी स्पेस रिसर्च के कारण हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं एक छोटा सा इतिहास, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इतिहास है। और इसमें इनसेट सीरीज़ के सैटेलाइट्स हमें मिलेंगे। रिमोट सेंसिंग में हमें IRS सीरीज़ के सैटेलाइट मिले थे, यहाँ इनसेट सीरीज़ के सैटेलाइट मिलेंगे। इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संचार उपग्रह। संचार उपग्रह, आपको याद होगा मैंने ट्रांसपॉन्डर्स की बात की थी, और इसमें वो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं KU बैंड, C बैंड, एक्सटेंडेड C बैंड, S बैंड, X बैंड, ये सारा कुछ हम लोगों ने चर्चा किया। एक बार उस पन्ने को आप पलट करके फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तब ये क्लास आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। शुरुआत होती है बच्चों 1981 में। 1981 में पहले एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च से, नाम इसका एप्पल, और ये सैटेलाइट प्रायोगिक सैटेलाइट था जिसको 1981 में लॉन्च किया गया एरियन रॉकेट से, एरियन 1। फ्रेंच गुयाना, कोरू लॉन्च बेस है फ्रेंच गुयाना, यूरोपियन यूनियन का, वहाँ से हम लोगों ने लॉन्च किया एप्पल। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, प्रायोगिक संचार उपग्रह, प्रायोगिक संचार उपग्रह। ये इस बारे में इस दिशा में जो पहली शुरुआत थी वो यहीं से होती है बच्चों। तो एप्पल को आप इतिहास के पन्नों में, अपने नोट्स के इतिहास के पन्नों में रखिए। और ऑर्बिट, इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग इनसेट सीरीज़ के सैटेलाइट की, जो कि प्रथम पीढ़ी की सैटेलाइट्स थे। हम लोग लगभग 4 पीढ़ी के कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह लॉन्च कर चुके हैं। तो आइए, पहली पीढ़ी की जो सैटेलाइट थी इनसेट 1 सीरीज, इनसेट 1 सीरीज, ठीक है बच्चों। इनसेट 1 सीरीज, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट सीरीज है। और इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है वो सारे के सारे जियो अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। जियो अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपको पता है। और इनसेट 1 सीरीज का जो इनसेट 1A था
इसको फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी भी कहते हैं। प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी के जो संचार उपग्रह हैं वो इनसेट 1 सीरीज के हैं, संचार उपग्रह। और प्रथम पीढ़ी के संचार उपग्रह में इनसेट 1A, इनसेट 1A, इनसेट 1B, ध्यान दीजिएगा 1B को, इनसेट 1C और इनसेट 1D, इनसेट 1D। ठीक है बच्चों, 4 उपग्रह लॉन्च हुए थे पहली पीढ़ी में, जिसमें इनसेट 1 असफल था, असफल, और समय था इसका 1982, 1982 में लॉन्च हुआ। इनसेट 1B ये पहला भारत का सफल अभियान था और ये 1983 में लॉन्च हुआ बच्चों। इनसेट 1C 1988 में लॉन्च होता है और आंशिक रूप से सफल, आंशिक सफलता, नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि अगर आप नोट करें तो बेहतर रहेगा। 1987 और इनसेट 1D 1988 और इनसेट 1D ये सफल अभियान था और ये 1990 में हुआ। तो ये प्रथम पीढ़ी के जो इनसेट सीरीज थे बच्चों वो हैं, जिसमें आप देख रहे हैं इनसेट 1A असफल है, इनसेट 1B सफल अभियान है। इनसेट 1B को आप लिख सकते हैं प्रथम सफलता के रूप में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की पहली जो सफलता थी इनसेट 1B के रूप में। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। और उद्देश्य इसका दूर संचार, प्रसारण, मौसम और आपदा प्रबंधन, यही था जो संचार उपग्रह होते हैं। लीजिए फिर उसके बाद हम लोग उद्देश्य देखते हैं। सफलता असफलता के इस फलसफे के बाद हम लोग देखें ज़रा उद्देश्य क्या था हमारा। तो उद्देश्य कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ज़्यादातर होता है दूर संचार। ठीक है बच्चों, उद्देश्य था हमारा कि हम इसे दूर संचार में उपयोग करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण। तीसरा मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान में मौसम पूर्वानुमान, मौसम विज्ञान। और चौथा आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। ठीक है बच्चों, ये उद्देश्य के साथ हमने पहली पीढ़ी के सैटेलाइट लॉन्च किए। और इसमें जो ट्रांसपॉन्डर थे बच्चों, सी बैंड और एस बैंड, 2 ट्रांसपॉन्डर थे उस समय। ये पुरानी बात है, अभी केयू बैंड नहीं आया है। तो सी बैंड ट्रांसपॉन्डर थे और सी बैंड एंड एस बैंड। सी बैंड थे टेली कम्युनिकेशन के लिए, टेली कम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार। एस बैंड इट इज मेनली मेंट फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है बच्चों, प्रसारण। और ये था संचार, दूर संचार। ठीक है बच्चों, 2 ट्रांसपॉन्डर और उद्देश्य था इनका, आप देख रहे हैं। और ट्रांसपॉन्डर 2 हैं, पहला सी बैंड, दूसरा एस बैंड। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आपको बताते हैं
इसकी विशेषता, ये हम लोग का पहला वेंचर था जिसमें उपग्रह की डिज़ाइन तो इसरो ने की थी, लेकिन इसका निर्माण अमेरिकी कंपनी ने किया था। तो यहाँ देखिए, अभी हम फुली सेल्फ रिलायंट नहीं हुए हैं, अभी हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। तो उपग्रह की डिज़ाइन इसरो द्वारा किया गया था, किंतु उसका निर्माण अमेरिकी सहयोग से हुआ। ठीक है बच्चों। सो अभी वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट, अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। हमने शुरुआत की है फर्स्ट जनरेशन, जो इनसेट 1 सीरीज़ के सैटेलाइट हैं, उनका ये हालचाल आपके सामने। चलिए आइए देखते हैं। और इनसेट 1 सीरीज़ 1981 से लेकर के 1990 का जो समय था, ये जो दशक था, वो प्रथम पीढ़ी के संचार उपग्रह का था। पीढ़ी के संचार उपग्रह। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से चेंजेस आए, क्या ऐसा हुआ कि उन्हें दूसरी पीढ़ी कहा जाने लगा। एक तो चलिए उसका नाम इनसेट 2 सीरीज हो गया, लेकिन हमें हमेशा ऐसी चीज़ों को जिसमें क्रोनोलॉजी है, चेंज और कंटिन्यूटी, दो बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, विषय चाहे कोई भी हो जब आप पढ़ें तो जब कभी इतिहास, चाहे वो किसी का इतिहास हो या इतिहास स्वयं भी हो, तो चेंजेस और कंटिन्यूटी का ही ध्यान रखें। बाकी जो डेट्स होती हैं या घटनाएं होती हैं, वो उन चेंजेस और कंटिन्यूटी को सब्सटेंशिएट करने के लिए होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम कैसे उस परिवर्तन को देखें जो हुआ, और कैसे उस सततता को देखें जो चल रहा था। तो उद्देश्य में आपको सततता दिखेगी और उद्देश्य प्राप्ति में आपको चेंजेस दिखेंगे, उद्देश्य प्राप्ति की जो युक्तियां हैं। तो दूसरे सीरीज की चलिए आइए बात करते हैं, इनसेट 2 सीरीज। ठीक है बच्चों, इनसेट 2 सीरीज, इनको कहा जाता है द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स में दो 2000 किलोग्राम से अधिक वजनी उपग्रह आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है सेकंड जनरेशन सैटेलाइट में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वी बिकम सेल्फ रिलायंट। हम अपने आप पर निर्भर हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इसका मतलब डिज़ाइन, फैब्रिकेशन तथा प्रोडक्शन, किसका? सैटेलाइट का। इसरो द्वारा, इसरो और उससे जो जुड़े लैब हैं, जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है बच्चों, सैटेलाइट की डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और प्रोडक्शन, यानी कि उसका निर्माण, उत्पादन और उसकी डिज़ाइन, ये तीनों अब काम इसरो द्वारा किया जाने लगा। ठीक है बच्चों, और अब जो हमारे उपग्रह थे वो लगभग 2000 किलोग्राम से अधिक वजन के हुआ करते थे। दो 2000 किलोग्राम से अधिक वजन के सेकंड जनरेशन सीरीज की बात मैं कर रहा हूं। और
1992 से 1999 तक ये सभी उपग्रह लॉन्च हुए। तो समय देख लीजिए, 1992 से 1999 तक सभी उपग्रह कहाँ से लॉन्च हुए? फ्रेंच गुयाना से। अभी हमारे पास PSLV था तो जरूर, लेकिन इस वजन को जियो स्टेशनरी कक्षा तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो 1992 से 1999 तक सभी उपग्रह कोरू, फ्रेंच गुयाना में है कोरू, लॉन्च बेस है। कोरू से एरियन रॉकेट है बच्चों, यूरोपियन यूनियन का बहुत अच्छा रॉकेट है। एरियन 4 द्वारा प्रमोचित किए गए, ठीक है बच्चों। हम सेल्फ रिलायंट हो गए थे उपग्रह के डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन और प्रोडक्शन में, बट स्टिल वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट इन लॉन्चिंग व्हीकल। अभी हमें काम करना था, क्रायोजेनिक पे काम करना था, अभी हमें क्रायोजेनिक इंजन बनाना था, क्योंकि हमें क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए मनाही हो गई थी। ये 1990-91 की बात है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हमारी जो आवश्यकताएं थी वो थी कि हम अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करें, तभी तो हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट होगा और जो भी सुविधाएं बाद में मिली जिससे भारत की इकॉनमी को ग्रोथ मिला। तो वो सारी चीज़ों को लाने के लिए 2000 किलोग्राम से अधिक के उपग्रह को हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो अर्थ ऑर्बिट, ये लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। कॉपी पलट के देखिए, सबकी चर्चा की है। इस ऑर्बिट में लॉन्च करना था जो लगभग 36,000 किलोमीटर दूर है अर्थ सरफेस से, और जिसके लिए हमें ताकतवर रॉकेट चाहिए था जो हमारे पास नहीं था। हमने एरियन 4 से यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनसे बातचीत करके अपने जो सैटेलाइट थे उन्हें प्रमोचित करवाए, सेकंड जनरेशन। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक लिस्ट है मेरे पास सफलता और असफलता की सेकंड जनरेशन सैटेलाइट की, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुख्यतः क्या था कि हम अब सेल्फ रिलायंट हो गए सैटेलाइट बनाने में, लेकिन अभी भी हमें प्रमोशन करने में दिक्कत हो रही थी, और प्रमोशन यहाँ न होने के कारण हम अभी भी डिपेंडेंट थे। ठीक है बच्चों, सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट में इनसेट 2A 2B 2C, इनसेट 2A 2B 2C, ये 1992, 1993 और 1995 में लॉन्च किए गए, और तीनों सफल थे। और एरियन 4 रॉकेट है, सब कुछ एरियन 4 ने किया है। ठीक है बच्चों, फिर इनसेट 2D आता है। 2D हमारा 1997 में लॉन्च होता है, सेम प्लेस विद सेम रॉकेट, बट ये असफल रहता है। कहने का तात्पर्य एरियन भी असफल होता है इतने बड़े लॉन्च में। तो इसका मतलब है कि स्पेस स्टिल एक बहुत बड़ा इनिग्मा है जिसके बारे में अभी जानना ज़रूरी है, और ये लॉन्च असफल होते हैं टेक्नोलॉजिकल स्नैक के कारण। और इनसे 2E 1999 में लॉन्च होता है और ये सफल होता है। ठीक है बच्चों, सेकेंड जनरेशन के जो लॉन्च हैं उनका एक लिस्ट आपके सामने है। सेकेंड जनरेशन दैट इज 2A सीरीज, और 2A सीरीज में जो ट्रांसपॉन्डर होते हैं वो क्या होते हैं देख लीजिए।
ट्रांसपॉन्डर, इसमें KU बैंड आ जाता है, KU बैंड और एक्सटेंडेड C बैंड। कहने का मतलब S बैंड और C बैंड के अलावा KU बैंड और एक्सटेंडेड C बैंड ट्रांसपॉन्डर्स आ जाते हैं। अब ये ट्रांसपॉन्डर आ जाएंगे तो फायदा क्या होगा बच्चों, अब आप उपग्रह संचार प्रणाली, KU बैंड आ गया है, उपग्रह संचार प्रणाली यानी मोबाइल फोन वगैरह अब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। समय देख लीजिए 1999। ठीक है बच्चों, उपग्रह संचार प्रणाली के साथ साथ मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट फ़ोन और मोबाइल कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। एक्सटेंडेड C बैंड है आपके पास और एक्सटेंडेड C बैंड आपको एज देता है। ठीक है बच्चों, टेलीकम्युनिकेशन में, और आप जो है एक क्रांति देखते हैं। ये समय जो है, आप अगर पूछें अपने बड़े भाइयों से तो ये जो समय था 1999 से लेकर के 2010 के बीच का समय, इसमें मोबाइल क्रांति आई है। पहले मोबाइल बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो इक्का दुक्का ऐसे लोग जो घर से बहुत संपन्न थे उन्हीं के पास मोबाइल था, स्टूडेंट्स में। पहले तो स्टूडेंट्स में था भी नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद हॉस्टल में इक्का दुक्का मोबाइल हुआ करते थे, तो इट वाज अ स्टेटस सिंबल, और उस समय लोग इसको स्टेटस सिंबल की तरह दिखाते भी थे। तो ये वही समय था बच्चों जब हमारा KU बैंड ट्रांसपॉन्डर लॉन्च हो चुका है। इनसेट 2D और 2E, 2D तो असफल था, 2E से KU बैंड हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच चुका है बच्चों। ठीक है, आइए थर्ड जनरेशन के सैटेलाइट को देखते हैं। संचार उपग्रह हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 जनरेशन हम लोगों ने देख ली। अब तीसरे जनरेशन में इनसेट 3 सीरीज, तीसरी पीढ़ी, इनसेट 3 सीरीज। ठीक है बच्चों, इनसेट 3 सीरीज की जो टाइमिंग है वो है सन 2000 से लेकर के 2016 तक। ठीक है बच्चों, इनसेट 3 सीरीज की ये टाइमिंग है, लेकिन इनसेट 4 सीरीज की टाइमिंग 2016 ऑनवर्ड्स नहीं है, याद रखिएगा, 2005 से शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, इनसेट 3 सीरीज की सीरीज शुरू होती है या तीसरी पीढ़ी मानी जाती है सन 2000 से 2016 तक, लेकिन जो 4th सीरीज है जिसमें GSAT सैटेलाइट्स आएंगे या इनसेट 4 सीरीज के सैटेलाइट आएंगे, इनसेट 4 सीरीज को ही बाद में GSAT सैटेलाइट कहा जाने लगा। जो अभी आप GSAT 30 या GSAT 31 या दक्षेश सैटेलाइट हैं, सार्क सैटेलाइट, इन सब की चर्चा हम करेंगे धीरे धीरे। तो इन्हें बाद में ये 4th जनरेशन सैटेलाइट हैं, बट 4th जनरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 2005 नॉट फ्रॉम 2016, याद रखिएगा। तो ये ईयर मैं मार्क कर दे रहा हूँ। 3rd जनरेशन सैटेलाइट में इनसेट 3 सीरीज़ और सारे के सारे ह्यूज सक्सेस थे, सब सफल अभियान थे, और सफल अभियान होने के बाद डायरेक्ट टू होम सर्विस और डाटा संचार का प्रारंभ होता है। डाटा, इंटरनेट डेटा आपको मिलने लगते हैं। तो ऑल आर ह्यूज सक्सेस। लेट्स टॉक अबाउट इनसेट 2B, इनसेट 3B, 3C, 3A और इनसेट 3A, 3E। ये ऊपर नीचे होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ कारण होते हैं इसलिए सैटेलाइट के लॉन्च जो है इधर उधर होते हैं। तो पहले इनसेट 3B सीरीज़ का सैटेलाइट लॉन्च होता है, इट वाज इन 2000 में। 3C लॉन्च होता है 2002 में, और
3A और 3E ये लॉन्च होता है 2003 में। ठीक है बच्चों, इनसेट 3 सीरीज के सैटेलाइट, और ये तीनों सफल होते हैं। उसके बाद इनसेट 3D और इनसेट 3DR इनसेट 3DR 2016 में और 3D 2013 में ये अभियान भी सफल होते हैं। ये 3rd जनरेशन के सैटेलाइट हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फायदा क्या है बच्चों? डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम सर्विस, DTH जिसको आप कहते हैं, और इंटरनेट डाटा सर्विस, इंटरनेट डाटा सर्विस मिलना प्रारंभ हो जाता है आफ्टर इनसेट 3 सीरीज। तो ये चेंजेस हैं। डाटा संचार सेवा उपलब्ध हो जाती है, डायरेक्ट टू होम सेवा उपलब्ध हो जाती है। और इसके बाद है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो 4th जनरेशन सैटेलाइट है जो 2005 से जिनके लॉन्च शुरू हो जाते हैं और अब तक ये मामला चल रहा है 2020, और रिसेंटली लॉन्च हुआ है GSAT 30। तो हम लोग चल रहे हैं 4th जनरेशन सैटेलाइट देखने। 4th जनरेशन सैटेलाइट, 4थी पीढ़ी के सैटेलाइट, 4th जनरेशन सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, 2005 से लेकर अब तक इसमें कई सारे लॉन्च हुए हैं, जिसमें हम सेल्फ रिलायंट भी हुए हैं बच्चों। और सेल्फ रिलायंट तो खैर 3rd जनरेशन सैटेलाइट में ही हो गए थे, बट यस, इसमें हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचने में। और जो इनसेट 4th जनरेशन का है वो इनसेट 4A, इनसेट 4A जिसका लॉन्च हुआ है बच्चों 2005 में। एरियन रॉकेट है। एरियन, जब भी एरियन आए याद रखिएगा आप फ्रेंच गुयाना में हैं। V169 इससे लॉन्च हुआ है, और ये लॉन्च जो था इट वाज सक्सेसफुल, सफल अभियान था इनसेट 4A का। उसके बाद इनसेट 4C जुलाई 2006 में ये लॉन्च हो रहा है। ये 2005 में लॉन्च हुआ है बच्चों, 2005 इनसेट 4A जुलाई 2006 में लॉन्च हुआ है, और इट वाज अनसक्सेसफुल। ठीक है। इनसेट 4C असफल था, तो इसकी जगह दोबारा इनसेट 4CR को पुनः प्रमोचित किया गया 2007 में एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। एरियन 5 रॉकेट के द्वारा और यह सफल अभियान था। ठीक है बच्चों, एरियन 5 4CR, इनसेट 4CR। ठीक है बच्चों, उसके बाद इनसेट 4F और 4E 2013 और 2015 में क्रमशः लॉन्च हुए। इनसेट
4F 2013 और इनसेट 4E यहाँ भी F पहले लॉन्च हो गया, E बाद में 2015 ये लॉन्च हुए हैं और ये दोनों लॉन्च सफल हुए हैं बच्चों, दोनों लॉन्च सफल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इनका नाम बदल गया है। सफल और नाम क्या बदला है इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड भर गया। इनसेट 4F और 4E का लॉन्च 2013 और 2015 में क्रमशः हुआ और इनके नाम बदले गए हैं। नाम बदलने का तरीका जो है, पहले इनसेट सीरीज़ था, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, अब इन्हें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट GSAT नाम दिया जा रहा है, चौथी पीढ़ी के सैटेलाइट को, और नामकरण बदल रहा है 2013 से। इनसेट 4F को ध्यान में रखिएगा, इनसेट 4F से नाम बदल रहा है। क्या बदल रहा है हम लोग देखते हैं ज़रा अगले पेज पे। GSAT नाम दिया जाने लगा 4th जनरेशन सैटेलाइट को, और ये जो पहली सैटेलाइट थी जिसको GSAT नाम दिया गया, इट वाज इनसेट 4E। इनसेट 4E जो 2013 में लॉन्च हुई थी, इसको नाम दिया गया बच्चों GSAT 7। GSAT 7 और इनसेट 4F को जो 2015 में लॉन्च हुई थी, नाम दिया गया GSAT 6। यहाँ से नामकरण की पद्धति बदल रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और चौथी पीढ़ी के सैटेलाइट GSAT के नाम से जाने जाने लगे। और क्या क्या आपको सुविधा मिली? DTH तो पहले मिल गया था, लेकिन उस DTH में और एडवांसमेंट हुआ तो DTH सर्विस तो मिल रही थी, DTH के अलावा आपको VPT सुविधा, VPT ये आपको मिलने लगी, वीडियो पिक्चर ट्रांसमिशन और डिजिटल उपचार सेवा, डिजिटल उपग्रह संचार सेवा, डिजिटल उपग्रह संचार सेवा। और VPT का फुल फॉर्म लिख लीजिए, VPT ये है बच्चों वीडियो पिक्चर ट्रांसमिशन, वीडियो पिक्चर ट्रांसमिशन। और ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए तो कुछ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट GSAT सीरीज़ के सैटेलाइट हैं जो उपयोगी हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, उसका एक खाका आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। GSAT सीरीज़, और GSAT सीरीज़ में कई सारे सैटेलाइट हैं जो रिसेंट जो हैं उनको ध्यान रखिए, जो कोई बहुत स्पेसिफिक है उसको आप नोट करिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपसे UPSC भी नहीं पूछता और ना आपसे अपेक्षा करता है कि जो इतिहास है उसको आप याद रखेंगे। फिर भी जो क्रोनोलॉजी में स्पेशल थे, जहाँ पे मैंने स्टार लगाया है, उसको ज़रूर याद रखिएगा बच्चों। चलिए हम लोग बात करें 4th जनरेशन सैटेलाइट में, और जो पहला सैटेलाइट है GSAT 19। GSAT 19, GSAT 19 इट इज़ मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसरो का अत्याधुनिक संचार उपग्रह
अत्याधुनिक संचार उपग्रह है। वजन वगैरह अगर देखना चाहें, काफ़ी वजन है इसका, 3136 किलोग्राम वजनी। और कहाँ जा रहा है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जा रहा है। और 5 जून 2017 को लॉन्च हुआ है ये। और GSLV मार्क 3, यानी कहाँ से लॉन्च हुआ होगा फिर? SDSC। ठीक है बच्चों, GSLV मार्क 3 से ये लॉन्च हुआ है। और स्वदेश निर्मित लिथियम आयन बैटरी इसमें यूज़ हुई है। कई चीज़ें हैं, पहले तो हम मार्क 3 क्रायोजेनिक इंजन से लॉन्च कर रहे हैं, स्वदेश निर्मित। दूसरा लिथियम आयन बैटरी, जो सोलर विकिरण से विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के काम में आती है। यह लिथियम आयन बैटरी हम पहले चाइना से, USA से या यूरोपियन कंट्री से मंगाते थे, अब खुद भी बनाने लगे हैं। तो यह स्वदेश निर्मित लिथियम आयन बैटरी, स्वदेश निर्मित प्रमोचन यान से 3136 किलोग्राम के उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है, GSAT-9। और अत्याधुनिक संचार उपकरणों के साथ, जिसमें C बैंड, KU बैंड, एक्सटेंडेड C बैंड के साथ, लिख दे रहा हूँ, C बैंड, KU बैंड और एक्सटेंडेड C बैंड के साथ रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर, जियो स्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर, जियो स्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर भी इसमें लगा है। दिस इज स्टार मार्क्ड। काम है इसका जो अंतरिक्ष के विकिरण है उसके प्रभाव का अध्ययन करना और निगरानी भी करना। तो इसका काम आप लिख सकते हैं जियो स्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर, GRS का, GRS। इसका काम है अंतरिक्ष विकिरण का अध्ययन व प्रभाव की निगरानी। किस पर? सैटेलाइट पर। कि ऐसा तो नहीं सैटेलाइट को ख़राब कर दे। और चूंकि जो इसके लाइफ होती हैं, इस सैटेलाइट्स की लाइफ जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है वो दशकों होती हैं, 12 से 15 साल। तो इसमें जो आकाश में विकिरण होते हैं वो बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए ये लगाया गया है ताकि जो एक्सपेक्टेड लाइफ है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और अगर ऐसे प्रभाव हैं जो सैटेलाइट को जल्दी ख़राब कर देते हैं तो उससे अगली सैटेलाइट हम इम्प्रूव करके भेजें कि वो प्रभाव उस पर ना काम करें। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-19। ठीक है, GSAT-19 के बाद अगला इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है बच्चों GSAT-9। GSAT-9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में इस तरह के सैटेलाइट लॉन्च हुए, क्योंकि ऐसे सैटेलाइट लॉन्च हुए, बल्कि इसलिए कि यह सैटेलाइट एक गिफ्ट है जो हमारे सार्क देश हैं उनके लिए। ठीक है बच्चों, 2014 में सार्क सम्मेलन काठमांडू में नरेंद्र मोदी जी ने एक सैटेलाइट गिफ्ट करने के लिए घोषणा की थी कि भारत जो है
पूरा वित्त पोषण जो है भारत का होगा और सैटेलाइट निःशुल्क जो है उसकी सुविधा जो सार्क कंट्री हैं उनको दिया जाएगा। तो सार्क सैटेलाइट के नाम से इसे लॉन्च करने की बात थी, लेकिन 2015 में हमारा जो परम निकट पड़ोसी है पाकिस्तान, इसने कहा कि नहीं हमको सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, आप अपना सैटेलाइट रखिए। तो पाकिस्तान के निकल जाने से इस सैटेलाइट का नाम सार्क सैटेलाइट न हो करके दक्षिण एशिया सैटेलाइट हो गया। ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया सैटेलाइट, न कि सार्क सैटेलाइट। सार्क सैटेलाइट और साउथ एशिया सैटेलाइट में क्यों ट्रांजिशन हुआ मैंने कहानी बता दी। ज़्यादातर किताबों में इसे सार्क सैटेलाइट के रूप में लिखा गया है, बट ये सार्क सैटेलाइट नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो 8 कंट्री का सार्क का एसोसिएशन है उसमें से पाकिस्तान निकल गया और सिर्फ 7 कंट्री हैं जिसमें भारत एक है। ठीक है बच्चों, तो 7 कंट्री को ही इसकी सुविधाएं मिलेंगी, मतलब 6 कंट्री को इसकी सुविधाएं मिलेंगी, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। भारत तो ऑलरेडी है ही जो लॉन्च करेगा, इसलिए इसका नाम दक्षिण एशिया सैटेलाइट हुआ, दक्षेस सैटेलाइट नहीं हो पाया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये मिस नॉर्मल है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो GSAT 9 दक्षिण एशिया सैटेलाइट, यहां मैं ब्रैकेट में दक्षेस सैटेलाइट लिख रहा हूं और इसी ब्रैकेट में कॉमा लगा के 2014 भी लिख रहा हूं और कॉमा लगा के 2015 भी लिख रहा हूं और एक छोटे ब्रैकेट में पाकिस्तान लिख रहा हूं। बच्चों, नोट्स बनाते समय अगर इस तरह के फ्लो चार्ट आप बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। दक्षेस सैटेलाइट 2014 स्टार लगा दीजिए, 2015 पाकिस्तान। 2014 इसलिए क्योंकि इसी समय घोषणा हुई थी, सार्क कंट्री का सम्मेलन था काठमांडू में और 2015 के सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान ने अपने को इससे बाहर ले लिया। तो क्या हुआ, दक्षेस सैटेलाइट दक्षिण एशिया सैटेलाइट के नाम से जाना जाने लगा, जो GSAT 9 लॉन्च करने पे प्राप्त किया गया इस स्थिति को। तो अब आइए चलते हैं, बात करते हैं GSAT 9 5 मई 2017 को SDSC से लॉन्च होता है। 5 मई 2017 को SDSC से लॉन्च हो रहा है। इसका मतलब कि अपना प्रमोचन यान होगा। तो प्रमोचन यान का नाम है GSLV, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन, GSLV F09। इससे लॉन्च हुआ है दक्षिण एशिया सैटेलाइट GSLV F9। वेट है 2230 किलोग्राम, वेट 2230 kg और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। 12 साल इसकी लाइफ है, 12 ईयर्स, और साथ ही साथ इसमें 12 KU बैंड भी हैं। KU बैंड, अब जब KU बैंड है तो KU बैंड से संबंधित सर्विस भी तो मिलेगी और सबको मिलेगी ये सर्विस, और भारत द्वारा वित्त पोषित है। भारत द्वारा वित्त पोषित यानी सारा पैसा लॉन्च से लेकर सैटेलाइट बनाने का और इससे सूचना ले करके उससे सूचना इन लोगों को देने का जो भी खर्च आएगा वो भारत वहन करेगा, सिर्फ इसलिए कि इसके ये लोग पड़ोसी हैं और पड़ोसी हैं तो पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए। और भारत के इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये कहा है नेबर कंट्री फर्स्ट, तो नेबर कंट्री फर्स्ट के लिए ये दक्षिण एशिया सैटेलाइट तो भारत द्वारा वित्त पोषित, फाइनेंस्ड बाय इंडिया, वित्त पोषित। ठीक है बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो थोड़ा डिटेल देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पड़ोसी हैं और
क्या क्या ये जो है सेवाएं देगा। तो पड़ोसी हमारे पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। तो 6 पड़ोसी कौन कौन से हैं? पड़ोसी जान लीजिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान भी होता तो दूसरे नंबर पे वही होता, लेकिन नहीं है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और छठा मालदीव। वैसे 8 कंट्री हैं सार्क में, लेकिन ये पाकिस्तान निकल गया और इंडिया तो अपना है ही, इनके साथ भारत। ये दक्षिण एशिया सैटेलाइट का लाभ उठाएंगे। और लाभ क्या क्या उठाएंगे, और ये सारा कुछ बच्चों स्पेस डिप्लोमेसी के तहत आप लिख सकते हैं। स्पेस डिप्लोमेसी, भारत के सॉफ्ट पावर और नेबर कंट्री फर्स्ट, नेबर कंट्री फर्स्ट। जो IR की जब क्लास चले तो इस बात को आप मेंशन कर सकते हैं। दक्षिण एशिया सैटेलाइट, साउथ एशिया सैटेलाइट की बात, GSAT-9 की बात। अच्छा, लाभ क्या क्या उठाएंगे? तो GSAT-9 है, संचार उपग्रह है तो संचार तो करेगा ही, यानी संचार। तो कौन कौन सी सेवाएं देगा ज़रा देख लेते हैं। सेवाएं, पहला संचार, दूसरा मौसम, मौसम विज्ञान में जो आंकड़े देगा, मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ा, जिससे वेदर फोरकास्टिंग हो सके। ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रसारण, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान में जो इंस्टीट्यूट है उनको जोड़ना, यानी टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन। तो आप इसको लिख सकते हैं दूरस्थ शिक्षा और टेली मेडिसिन। और 5वां है बच्चों आपदा में सहयोग, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में सहायक। GSAT-9 की चर्चा चल रही है, आपदा प्रबंधन में सहायक। फटाफट स्क्रीनशॉट। और आपको पता है नेबर कंट्री फर्स्ट, स्पेस डिप्लोमेसी। और नवंबर 2014 में सार्क शिखर सम्मेलन जो काठमांडू में हुआ था, उपहार के स्वरूप अपने प्रधानमंत्री जी ने ये सैटेलाइट सुपुर्द किया था। घोषणा की थी कि हम आगे चल के करेंगे, और 2015 में पाकिस्तान इससे अपने को डिटैच करता है। फिर इसका नाम हम दक्षिण एशिया सैटेलाइट रखते हैं बच्चों। अगला है बच्चों GSAT-18। GSAT-18 पेन बदल ली जाए। GSAT-18 बच्चों 6 अक्टूबर 2016 को लॉन्च होता है। 6 अक्टूबर 2016 को लॉन्च होता है एरियन
5 रॉकेट से एरियन 5 VA-231 रॉकेट। अब एरियन से लॉन्च हो रहा है तो ऑब्वियसली ये लॉन्च होगा कहाँ से? कोरू स्पेस केंद्र, फ्रेंच गुयाना। कोरू स्पेस केंद्र, फ्रेंच गुयाना। GSAT 18 की बात हो रही है। और टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन और वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये सर्विसेज देना शुरू करता है। ये ऑलरेडी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन था ही, VSAT सर्विस ये देना शुरू करता है। तो आप लिख सकते हैं टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन, एंड VSAT services, very small aperture terminal, VSAT। ठीक है बच्चों, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल ये सर्विस देता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। और इसमें 48 ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, 48 ट्रांसपॉन्डर हैं, 48 ट्रांसपॉन्डर्स। एंड आउट ऑफ 48, 24 नॉर्मल सी बैंड, 24 नॉर्मल सी बैंड है, 12 KU बैंड है और 12 एक्सटेंडेड सी बैंड। ठीक है बच्चों, 48 ट्रांसपॉन्डर्स हैं, उनका अलग अलग वितरण मैंने बता दिया। एरियन 5 VA-231 रॉकेट कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, VSAT सर्विसेज शुरू हुई हैं और यहीं से आपको VSAT सर्विसेज मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। VSAT, इसके बाद अगला है GSAT 31 जो रिसेंट लॉन्च है। बीच के बहुत सारे लॉन्च हैं जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसरो के जो रिसेंट लॉन्च है या तो उसे पूछता है या तो किसी माइलस्टोन्स को पूछता है। तो माइलस्टोन्स हम लोग एक बार कवर किए थे, इसरो के माइलस्टोन वहाँ, और एक बार यहाँ भी मैंने उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उसको डिटेल में आपको बता दिया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जो माइलस्टोन्स थे। तो अगला है GSAT 31। GSAT 31 अगेन इट इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। 6 फरवरी 2019 को लॉन्च हो रहा है, 6 फरवरी 2019 को, और लॉन्च हो रहा है कोरू से। कोरू से लॉन्च हुआ, इसका मतलब जो लॉन्च होगा वो एरियन रॉकेट से लॉन्च होगा। तो जो रॉकेट है वो है एरियन 5 VA-249। एरियन 5 VA-249। अगर आप ये VA-249 भूल भी जाते हैं और इतना भी आपके दिमाग में रहता है, एरियन 5 के वेरिएंट आप लिख लें, वेरिएंट 249, तो भी काम चलेगा। ठीक है बच्चों, तो पूरा वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। एरियन 5A-249 को लॉन्च होता है और इसमें जो मुख्य एडवांसमेंट है वो है इन्हेंस्ड I2K बस। I2K बस, इसमें नया ये
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जोड़ा गया है, इनहेंस्ड I2 केपस जो कि कम्युनिकेशन में मदद करेगा। 15 ईयर इसका लाइफ स्पॉन है, 15 साल की लाइफ है। और वजन वगैरह के बारे में देखें तो 2536 किलोग्राम, 2536 किलोग्राम को जियो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। 2536 किलोग्राम, GSAT-31 फ्रेंच गुयाना। ठीक है बच्चों, I2 केबस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे कम्युनिकेशन और भी सुधरेगा। GEO में लॉन्च किया गया है 2536 किलोग्राम के वजन को एरियन 5 वेरिएंट 249 रॉकेट से। कोरू फ्रेंच गुयाना, यूरोपियन स्पेस लॉन्च पैड है यहाँ पे। बहुत सारे सैटेलाइट हम यहीं से लॉन्च किए हैं। अगला है बच्चों GSAT-30, द मोस्ट रिसेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। GSAT-30, GSAT-30 और लॉन्च कब हुआ है? 17 जनवरी 2020, 17 जनवरी 2020। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके करंट अफेयर के राडार के अंदर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 17 जनवरी 2020 को लॉन्च करते हैं आप एरियन 5 वेरिएंट, एरियन 5 वेरिएंट 251 से और 3357 किलोग्राम, 3357 किलोग्राम के सैटेलाइट को आप लॉन्च करते हो। कहाँ पे? जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में, GSO। ठीक है बच्चों, 3357 किलोग्राम और एक्सपेक्टेड जो लाइफ है इसका, एक्सपेक्टेड लाइफ वो है 15 साल। ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये GSAT-30 है, इट विल रिप्लेस ऑलरेडी वर्किंग इनसेट 4A सैटेलाइट। तो इनसेट 4A जो 4th जनरेशन का पहला सैटेलाइट था, ये इसको सेवा मुक्त करेगा। इसकी लाइफ खत्म हो रही है, तो GSAT-30 विल रिप्लेस इनसेट 4A सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, ये आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कॉन्स्टिलेशन हैं जो इंडिया के पास अभी हैं और जिससे इंडिया के कम्युनिकेशन, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड, ब्रॉडकास्टिंग, DTH सब कुछ चल रहा है। ज़रा सोचिए, अगर कल को युद्ध हो और उस युद्ध में आपने अभी देखा कि सारी इकॉनमी इंटीग्रेट हो गई है सैटेलाइट से, और उस सैटेलाइट को कोई गिरा दे तो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये मैं सोच नहीं रहा हूं, ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है का मतलब ये नहीं है कि सैटेलाइट किसी का गिराया गया है, लेकिन ऐसी क्षमता विकसित कर ली गई है। ऐसी क्षमता USA के पास भी है, रशिया के पास भी है और 2007 में चाइना के पास भी हो गई थी। और जब 2007 में चाइना के पास ये क्षमता हो गई थी तो भारत थोड़ा चिंतित हुआ और 2007 के बाद से हम लोगों ने भी ऐसी क्षमता विकसित करनी शुरू की कि हम लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट को अपने मिसाइल से मार करके गिरा सकें। और उसमें ऑपरेशन शक्ति हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया भी। ऑपरेशन शक्ति में मिसाइल का प्रयोग है, यद्यपि ये आप स्पेस रिसर्च में भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने इसे जानबूझ करके डिफेंस रिसर्च के लिए रखा हुआ है। तो हम लोग जब डिफेंस रिसर्च पढ़ेंगे तो उसमें ऑपरेशन शक्ति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक हम कुछ मिसाइल्स के बारे में भी जान लेंगे। हम जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम, जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है प्रद्युम्न, उसके बारे में जान लेंगे। और जब ये सारी जानकारी रहेगी तो मिशन शक्ति पढ़ना ज़्यादा आसान होगा। स्पेस रिसर्च आप पढ़ चुके हैं, इसलिए लोअर अर्थ ऑर्बिट से आप परिचित होंगे। तो आज स्पेस रिसर्च के जो
कोर टॉपिक थे वो मैंने आपसे लगभग डिस्कस कर लिए। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल मिशन हैं जो डीप स्पेस मिशन के रूप में भेजे गए हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगली क्लास में मैं प्रयास करूंगा कि जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे केसलर सिंड्रोम, हाई स्काई थियरी, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट या एस्ट्रोनॉट्स को होने वाली जो समस्याएं हैं, उनको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेस में, इन सारी बातों को लेकर के एक क्लास उस पर लगेगी। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बट मेरा आपसे ये सलाह है बच्चों कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने से जनरल साइंस में 1-2 दिन में ही मैं बायोलॉजी के सेक्शन को कवर कर देना चाह रहा हूँ, साइटोलॉजी वाला पार्ट, जिसमें आप परिचित रहें कि सेल क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है। तभी तो हम जीन का ट्रांसफ़र करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी सीखेंगे। तो आगे की कुछ क्लासेस जिसमें जनरल साइंस भी पढ़ाई जा रही हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा, ताकि जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी शुरू करें 1-2 क्लास के बाद तो आपको समस्या ना हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सूचनाएं आपने उससे नोट्स बनाए होंगे और ये नोट्स आपको पक्का काम आने वाले हैं, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे।